तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ग्यूलिया से। तो भाई ग्यूलिया आ चुकी है फाइनली एनएक्सटी के अंदर। कल मैं आपको बताया था रात की वीडियो में कि शायद एनएक्सटी नो मर्सी में ग्यूलिया आ सकती हैं, रॉक्साना पेरेज के मैच के बाद रॉक्साना पेरेज को कॉन्फ्रंट कर सकती हैं। एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है, रॉक्साना पेरेज अपनी टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन करती हैं एंड उसके बाद लाइट्स होती है ऑफ एंड एक आइकॉनिक डेब्यू होता है ग्यूलिया का। आती हैं वो एज ए कंपेटिटर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एनएक्सटी के अंदर, एंड फेस टू फेस जाती हैं रॉक्साना पेरेज के। एक कहते हैं ना भाई स्टार ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट इनको मिला है। बिल्कुल वो वाइब आ रही थी कि हाँ भाई ये है, कुछ तो है भयंकर। इवन बेली ने ट्वीट करके इनको टैग भी दिया है कि आप सोचो रॉक्साना पेरेज की रेन कितनी अच्छी है कि वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल टैलेंट को आना पड़ रहा है उससे वो टाइटल लेने। तो वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल टैलेंट बताती हैं ग्यूलिया को बेली, ओवर करती हैं सीधा उनको उनके पहले ही दिन पे। काफ़ी हाइप बनी है ग्यूलिया के लिए एंड आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि एनएक्सटी में वो हाइप इनकी मेंटेन रहेगी भी, बिकॉज शॉन माइकल्स बहुत अच्छे से नए टैलेंट्स को ट्रीट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप ईथन पेज को देख लो, चाहे आप जो हेनरी को देख लो, चाहे आप ओबा फैमी को देख लो, एनएक्सटी में एक्चुअली न्यू टैलेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है एंड वो अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। वेल एनएक्सटी बना भी इसलिए था भाई ऐसे। तो ग्यूलिया अब यहाँ पे आ चुकी हैं, अभी सामने वेट है तो स्टेफनी वेकर का वेट है, और भी कुछ फीमेल टैलेंट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं हमें। फिलहाल रॉक्साना पेरेज के लिए दिक्कतें आ चुकी हैं एंड ये टाइटल जो अब रॉक्साना पेरेज पकड़ के बैठी है ना, अब ये टाइटल इनसे छीनने वाली है, बिकॉज ग्यूलिया अब आ चुकी हैं ये टाइटल उनसे लेने। आई थिंक आई एक्सपेक्ट भाई कि ग्यूलिया को ज़्यादा टाइम यहाँ एनएक्सटी में रखेंगे भी नहीं, मुश्किल से 1 साल इसके ऊपर नहीं, एंड उसके बाद ग्यूलिया मेन रोस्टर पे आ जाएंगी धूम मचाने। एंड उसके बाद क्या क्या हो सकता है वो आप जानते ही हो। मुझे लगता है कि जेड कारगिल के साथ भी अब सेम ट्रीटमेंट इनको करना चाहिए, जो जेड कारगिल को 1 साल से इन्होंने फंसा के रखा है एक सेम चीज़ में, वहाँ से इनको निकाल के अब प्रॉपर जेड कारगिल के साथ कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अभी वो टैग टीम चैंपियन बन चुकी हैं। फिलहाल ग्यूलिया के बारे में बात करेंगे तो भाई एक बहुत अच्छा डेब्यू था, आप जाके देख सकते हो वापस से, मजा आया मुझे देख के जब मैंने देखा। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन को लेके। बैश इन बर्लिन में हमें इनका मैच देखने को मिला, मेन इवेंट था इनका मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। गुंथर डिफेंड कर रहे थे टाइटल अगेंस्ट वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड मैच बहुत सारे लोगों को पसंद आया। एंडिंग से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन भाई फिर समझ भी नहीं आता ना कि मैच एंड कैसे करते हैं। तो आई थिंक सही थी एंडिंग भी, स्लीपर होल्ड से खत्म हुआ मैच। अब ऐसे में इस मैच को मैच ऑफ द नाइट बताया गया बैश इन बर्लिन का। अकॉर्डिंग टू केज मैच, गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन वाज द मैच ऑफ द नाइट फ्रॉम बैश इन बर्लिन। द मैच हैज़ अ रेटिंग ऑफ 8.02। इस मैच को 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है केज मैच के ऊपर एंड ये बैश इन बर्लिन का मैच ऑफ द नाइट था, यानी कि बेस्ट मैच था बैश इन बर्लिन का। इसके अलावा और कोई मैच जो मुझे अच्छा लगा वो था सीएम पंक एंड मैकेंटायर का ऑब्वियसली स्ट्रैप मैच। एंड देन मैं जाना चाहूँगा अपने इसी मैच के साथ में जो कि हमारा था मिक्स टैग टीम मैच, डायमंड पेस्ट एंड रिया रिप्ली वर्सेस डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन, देन कोडी वर्सेस केविन। एंड उसके बाद टैग टीम मैच को मैं जो विमेंस टैग टीम वाला था उसको कंसिडर ही नहीं करता, वो फालतू मैच था। तो ये भाई टोटल 5 मैचेस, जिसमें से कि बेस्ट मैच था अपना ऑर्टन वर्सेस गुंथर का। अकॉर्डिंग टू केज मैच इस मैच को 10 में से 8 की रेटिंग्स मिली। क्या आप लोग अग्री कर तो कमेंट करके बताना, मैं बिल्कुल करूंगा इस रेटिंग से, बिल्कुल परफेक्ट रेटिंग है, आई पर्सनली थिंक सो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिया रिप्ली एंड डोमिनिक को लेके। तो कल मैं आपको बताया था ना भाई कि डोमिनिक चैलेंज करते हैं रिया रिप्ली को एक सिंगल्स मैच के लिए। कहते हैं कि उन्हें लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को बुक करेगी, लेकिन स्टिल अगर किसी भी तरीके से कोई मौका बनता है तो वो भिड़ने को तैयार है रिया रिप्ली से, यानी कि डोमिनिक सिंगल्स मैच में जाने को तैयार है। अब रिया रिप्ली भी भाई इस चीज़ को पर रिएक्ट करती हैं। रिया रिप्ली इससे रिलेटेड ट्वीट को कोट करती हैं, लिखती हैं ब्रिंग इट। ज़्यादा कुछ नहीं लिखती हैं, सिंपली लिखती हैं ब्रिंग इट, यानी कि अपनी साइड से ओपन एक्सेप्ट करती हैं चैलेंज की, ठीक है आ जाओ भिड़ लो। अब हमें पता है भाई अगर कहीं गलती से ये वाला मैच हो गया रिया रिप्ली एंड डोमिनिक का तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली भाई रिया रिप्ली को ही बुक करेगी जीतने के लिए। तो इसलिए बेटर है कि डोमिनिक वर्सेस रिया रिप्ली ना ही हो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि भाई इंटरजेंडर मैच है तो कुछ बहुत मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। बीच में लिव मॉर्गन आ जाएंगे एंड ये मैच चलेगा तो मुश्किल से चलेगा बहुत, तो 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा ये चलेगा नहीं। लिव मॉर्गन आ जाएंगे एंड उसके बाद सारा मजा खराब। तो इससे बेटर है कि वाला मैच हो ही ना, ताकि डोमिनिक एटलीस्ट सेफ रहे रिया रिप्ली से। फिलहाल वो चाहते थे कंपीट करना रिया रिप्ली से। रिया रिप्ली कहती हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो आओ भाई कंप्लीट इसको कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, आओ भिड़ लो मुझसे, मैं इस मैच के लिए तैयार हूँ, ऐसा कुछ कहना है रिया रिप्ली का। क्या आपको लगता है ये वाला मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर ये बेस्ट फॉर बिजनेस है या फिर नहीं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। बेस्ट फॉर बिजनेस हो या ना हो भाई, मुझे इतना पता है कि ये डोमिनिक के लिए बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या एक नई चैंपियनशिप आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। बाय द वे भाई अगर आपको पीछे से नॉइज सुनने को मिले तो प्लीज़ इग्नोर करना, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ सुबह से ही कि ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ये खत्म हो ही नहीं रहा है, तो मैं शाम तक का वेट तो कर नहीं सकता। इसलिए मुझे
लगा जल्दी से कर लेते हैं, जो भी है भाई पीछे से आवाज़ है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। न्यू WWE चैंपियनशिप क्या हमें देखने को मिल सकती है कंपनी के अंदर। न्यू WWE चैंपियनशिप का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड टाइटल, कोई सी भी चैंपियनशिप आप कह सकते हो। यह है एक्सट्रीम रेसलिंग चैंपियनशिप। ECW की बात नहीं कर रहा हूँ, EWC की बात कर रहा हूँ। अब EWC की डिमांड करते हैं कैरियन क्रॉस, इन्होंने ट्वीट करा था एंड कहते हैं कि एक एक्सट्रीम रेसलिंग चैंपियनशिप होनी चाहिए WWE के अंदर, जो कि आप कभी भी कहीं भी डिफेंड कर सको। ये सुन के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये कभी भी कहीं भी वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन कहते हैं कि एक अलग टाइटल होनी चाहिए, जिस टाइटल के लिए जितने भी मैचेस हो ना, वो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैचेस हो, हार्डकोर मैचेस हो। इनका कहना है कि वो टाइटल हार्डकोर टाइटल होनी चाहिए एंड ये टाइटल हम लोग डिजर्व करते हैं। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा साउंड करता है। लाइक हमने अभी देखा कि स्पीड आया, स्पीड के अंदर टाइटल आई, उसका मेन रोस्टर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि मेन रोस्टर से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इस टाइटल की, ताकि लोग देख पाए एटलीस्ट कि हाँ ये भी एक टाइटल है। आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि WWE ये कुछ इंप्लीमेंट करेगी ही नहीं करेगी, बिकॉज इतने सारे टाइटल्स ऑलरेडी हो चुके हैं भाई, कहाँ से लाएंगे और स्पेस, इतना स्लॉट दिख नहीं रहा मुझे। लेकिन आइडिया अच्छा है, कैरन क्रॉस को लोगों ने इस आइडिया के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करा है। अब डिपेंड करता है सब कुछ WWE पे कि क्या WWE इस आइडिया के साथ जाएगी भी, तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। अब ये मुश्किल से भाई 2-3 साल तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, लेकिन क्या पता भाई ट्रिपल एच है, अगर सुन लें, वो ट्रिपल एच कहते हैं ना वी हियर यू, तो अगर ट्रिपल एच सुन लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि इन्हें भी इनकी टाइटल मिल जाए। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि गाइस जे उसो एंड ब्रॉन ब्रेकर को लेके। इनका मैच गाइस शायद हमें देखने को मिलेगा बैड ब्लड में। हमें पता है कि चांसेस सबसे ज़्यादा हैं जे उसो के ही कि वही ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करेंगे, सॉरी हैं, चांसेस सबसे ज़्यादा है जे उसो के ही कि वही बैड ब्लड में ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करेंगे, बिकॉज वही नंबर 1 कंटेंडर दिख रहे हैं। अभी बने नहीं वो, लेकिन दिख रहे हैं। तो सपोज भाई अगर वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं, तो क्या उनका मंडे नाइट रॉ में मैच हो जाएगा, या फिर इनका मैच हमें देखने को मिलेगा बैड ब्लड में। अब चांसेस है भाई कि जब ये नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे, तो उसके बाद का बीच का जो टाइम है ना, बैड ब्लड एंड बीच के जो एपिसोड्स हैं मंडे नाइट रॉ के, इस बीच में ये बिल्ड करेंगे ब्रॉन ब्रेकर एंड जे उसो के मैच को। एंड क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर नहीं थे भाई बैसन बर्लिन के कार्ड में, तो इसलिए इनको बैड ब्लड में स्पॉट मिलेगा। तो स्पॉट मिलेगा तो ऐसा नहीं है ना भाई कि कुछ हफ्तों के अंतराल में 2-2 बार टाइटल डिफेंड करेंगे, एक ही बार करेंगे, सीधा जे उसो के अगेंस्ट करेंगे। तो अभी के हिसाब से स्पेकुलेशंस का यही कहना है कि ब्रेकर वर्सेस जे उसो का मैच आपको देखने को मिल सकता है बैड ब्लड में। अब क्वेश्चन है कि क्या ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस होगी या फिर नहीं, ये एक मैसिव क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि होगी, प्रोबेबली, श्योर भी नहीं हूँ मैं, लेकिन चांसेस हैं। फिलहाल ब्रॉन ब्रेकर मोस्ट लाइकली बैड ब्लड का पार्ट होंगे, एंड अगर ब्रेकर होते हैं तो आई थिंक भाई एले नाइट को भी होना चाहिए, बिकॉज ये भी बैसन बर्लिन का पार्ट नहीं थे। देखो कोई भी हो, लेकिन अब अगर विमेंस टाइटल जा रहे हैं ना PLE के अंदर, देन मेरा दिमाग हो जाएगा खराब, बिकॉज भाई ये एक्चुअली में टैलेंट्स है जो कि होने चाहिए पे पर व्यू के अंदर, इनकी नीड है, लेकिन इनको ना रख के भाई ये डाल देते हैं बियांका ब्लेयर को, फिर दिमाग का दही हो जाता है भाई। हर पे पर व्यू में बियांका ब्लेयर, ब्रॉन ब्रेकर नहीं, एले नाइट नहीं, ये लोग नहीं, हमेशा बियांका ब्लेयर। तो अब ये बैड ब्लड में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर अब ये बैड ब्लड में होगा तो देन भाई फिर मैं खुद सामने से आऊँगा इसके लिए आंदोलन करने। तो अभी तो भाई चांसेस है कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो का मैच होगा, एंड लेट्स होप कि ऐसा ही हो बैड ब्लड के अंदर। बाय द वे गाइस, इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई एम सॉरी भाई अगर आपको पीछे से नॉइज सुनाई दी हो, तो आधी वीडियो से आई थिंक सुनाई दे रही होगी, बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मैं शाम तक का वेट नहीं कर सकता था ना इसके खत्म होने का, तो अभी सॉरी फॉर दैट। हाँ, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बस इसी वीडियो तक का चक्कर था ये, आई होप एटलीस्ट। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, एंड वंस अगेन सॉरी भाई इस नॉइज़ के लिए, पता नहीं यार क्या क्या बन रहा है, मुझे नहीं पता।